पुराने जमाने की बात है। किसी गांव में एक अधोवृद्ध पुरुष अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। विवाह को 20 वर्ष बीत चुके थे, किंतु संतान का सुख उन्हें प्राप्त नहीं हुआ था। ईश्वर की कृपा से इतने सालों बाद उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। अब उसके मन में तरह तरह की खाने की इच्छाएं जागने लगीं। वृद्ध पति अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसकी इच्छाएं पूरी करने का प्रयास करता और यथासंभव उसे मनचाही वस्तुएं लाकर देता। एक दिन वृद्ध की पत्नी को खट्टे मीठे बेर खाने की तीव्र इच्छा हुई, परंतु उस समय गर्मी का मौसम था और ऐसे मौसम में बेर मिलना दुर्लभ। फिर भी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए वो वृद्ध जंगल की ओर निकल पड़ा और दिन भर इधर उधर बेरों की तलाश में भटकता रहा। कई घंटे बीत गए पर कहीं बेर दिखाई नहीं दिए। थका हारा वो जब एक तालाब के किनारे पहुंचा तो उसकी दृष्टि एक बेर की झाड़ी पर पड़ी। उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई। उसने दोनों हाथों से बेर तोड़ने और इकट्ठा करने शुरू कर दिए, जैसे उसे कोई अमूल्य खजाना मिल गया हो। अभी उसने अपनी झोली में थोड़े ही बेर जमा किए थे कि अचानक तालाब के पानी से एक भयानक आदमखोर मगरमच्छ ने अपना विशाल मुख बाहर निकाला और जोर से सांस खींची। उसकी सांस से ऐसी तेज आंधी चली कि वृद्ध, जो पहले ही थका हुआ और दुर्बल था, अपने को संभाल नहीं पाया, तालाब में जा गिरा। वो जैसे तैसे तैरकर किनारे पहुंचने की कोशिश कर ही रहा था कि मगरमच्छ ने उसके पांव जकड़ लिए। वृद्ध डर और बेबसी से कांपता हुआ बोला, भाई, इन खट्टे मीठे बेरों की तलाश में मेरे पांव घिस गए और जब बड़ी मुश्किल से मिले भी तो तू मेरे मार्ग में बाधा बनकर खड़ा हो गया। मगरमच्छ ने गुस्से से गुर्राते हुए कहा, तेरी ये चालाकी मुझ पर असर नहीं करेगी। कई दिनों से इंसान का मांस नहीं खाया है। तेरी करारी हड्डियां चबाने में बड़ा मजा आएगा। आज मैं तुझे खाऊंगा। उसके मुंह से लार टपक रही थी और आंखों में भूख चमक रही थी। बूढ़ा घबरा कर बोला, क्यों? तू मुझे क्यों खाएगा? मगरमच्छ दहाड़ते हुए बोला, क्योंकि तूने बिना मेरी इजाजत के मेरे बेर तोड़े हैं। बूढ़ा हाथ जोड़कर बोला, भाई, मैंने ये बेर मजबूरी में लिए हैं। मेरी पत्नी गर्भवती है और उसकी हालत नाजुक है। उसकी इच्छा पूरी करना मेरे लिए जरूरी था। अब हम और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। बूढ़े की ये बात सुनकर मगरमच्छ कुछ नरम पड़ा। उसने गहरी सांस ली और कहा, ओह, अगर बात ऐसी है तो तुझे नहीं खाऊंगा। तू जा सकता है, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त? बूढ़े ने संदेह से पूछा। मगरमच्छ ने कहा कि अगर तेरे यहां बेटा हुआ तो वो तेरा रहेगा, लेकिन अगर लड़की हुई तो वो मेरी होगी। बूढ़े ने कुछ पल सोचा और फिर सिर हिलाकर कहा, मंजूर है। ये कहकर वो बेरों की झोली संभालते हुए घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में यही विचार चलता रहा कि मगरमच्छ फिर कहाँ मिलेगा, और अगर बेटा हुआ तो कोई चिंता नहीं। बूढ़ा अपनी पत्नी की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ता था। समय यूं ही उड़ता रहा और एक दिन उसके घर एक सुंदर और स्वस्थ कन्या ने जन्म लिया। बच्ची को देखकर बूढ़े को तुरंत मगरमच्छ से किया गया वादा याद आ गया। उसका शरीर भय से कांप उठा। कन्या का रंग गुलाब की पंखुड़ी की भांति कोमल और गुलाबी था। आंखें हीरों सी चमकती थीं। वो किसी अप्सरा जैसी सुंदर और मासूम दिखती थी। ये सोचकर कि इतनी प्यारी और बहुप्रतीक्षित संतान किसी आदमखोर मगरमच्छ के पेट में चली जाएगी, बूढ़े का हृदय दुख और डर से भर उठा। उसने निश्चय कर लिया कि अब वो कभी तालाब के पास नहीं जाएगा। समय बीतता गया। वर्षा ऋतु आई और नदी में भीषण बाढ़ आ गई। तेज बहाव में मगरमच्छ तालाब से निकलकर खेतों की ओर आ गया। अब उसे आसपास के खेतों में ही आसानी से शिकार मिलने लगा। एक दिन बूढ़ा खेत से सब्जियां तोड़कर वापस आ रहा था कि अचानक रास्ते में वही मगरमच्छ उसके सामने आ गया। उसकी लाल लाल आंखें बूढ़े पर गड़ी थीं। गुस्से से उसने गुर्राते हुए कहा, क्यों बे बूढ़े, मुझसे छुपता फिर रहा है? सोचता है मुझसे बच निकलेगा? बता, तेरे यहाँ लड़का हुआ या लड़की? बूढ़ा कांपती आवाज में बोला, लड़की हुई है। मगरमच्छ ने लार टपकाते हुए कहा, तो फिर वो मेरी है। मेरी अमानत को तू अब तक अपने पास क्यों रखे बैठा है? क्या तू अमानत में खयानत करना चाहता है? बूढ़े ने डरते हुए कहा, इतनी छोटी बच्ची को मैं तुझे कैसे दे सकता हूँ? मगरमच्छ ने क्रोध में गरजते हुए कहा, 14 वर्ष पहले तूने मुझसे वादा किया था। मगरमच्छ ने गुर्राते हुए कहा, क्या वो अब भी बच्ची है? तू उसे एक पिता की नज़र से देखता है, इसीलिए तेरे लिए वो हमेशा बच्ची ही रहेगी। लेकिन मैं तेरी ये चालाकी अब नहीं चलने दूंगा। अगर कल तक तूने अपनी बेटी को मुझे नहीं सौंपा तो याद रख, मैं तुम तीनों को एक एक करके खत्म कर दूंगा। बूढ़ा कांपते हुए बोला, वो मेरी बेटी है, मेरा अपना खून। मैं उसे तुझे कैसे सौंप दूं? और लोग क्या कहेंगे?
मगरमच्छ ने गुस्से से चिल्लाकर कहा कि लोग क्या कहेंगे ये मुझे नहीं जानना, तू क्या कहता है ये बता, क्या तू अपना वादा तोड़ना चाहता है? बूढ़े ने घबरा कर कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, बात ऐसी नहीं है। मैं तो बस चाहता हूं कि मेरी बेटी को इस बात का पता न चले। और कहते कहते बूढ़ा कुछ पल के लिए चुप हो गया। बोल, तू क्या चाहता है? मगरमच्छ ने झुंझला कर पूछा। बूढ़ा धीमे स्वर में बोला, मेरी बेटी को कमल का फूल बहुत पसंद है। तू अपनी पीठ पर एक सुंदर कमल का फूल रखकर तालाब के भीतर पानी में चुपचाप बैठ जाना। जब वो फूल देखकर उसे लेने आएगी तो तू उसे पकड़ लेना। मगरमच्छ को यह चालाक योजना बहुत भा गई। उसने अपनी सहमति में सिर हिलाया और पानी में गायब हो गया। अगले दिन जब बूढ़े ने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई तो वो स्तब्ध रह गई। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहराने लगी। वो अपने आप को कोसने लगी। उस दिन मैंने बेर खाने की जिद क्यों की? आज मेरी वही बेटी मौत के मुंह में जा रही है। हे भगवान, अगर किसी को ले जाना ही था तो मुझे क्यों नहीं ले गया? उसका मन भीतर से रो रहा था, मगर चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। बेटी से वो ममता से बोली, बेटी कितने दिन हो गए तू नानी के घर नहीं गई? वो तुझे बहुत याद कर रही है। आज तू अपने पापा के साथ वहां चली जा, 2 दिन रहकर वापस आ जाना। नानी के घर जाने की बात सुनकर बेटी की आंखों में चमक आ गई। उसके लिए मामा का घर किसी स्वर्ग से कम न था। वहां की हर एक चीज उसे प्रिय थी। वहां की चांदनी उसे और भी चमकदार लगती। वहां के फूलों में अलौकिक सुगंध होती और फलों का स्वाद जैसे रस से भरपूर होता। ये सुनते ही वो उत्साहित होकर नए कपड़े पहनने लगी। माँ ने उसके बाल संवारे, माथे पर बिंदी लगाई और विदा करते हुए नजरों से बहुत कुछ कह गई। बूढ़ा उसे लेकर घर से चला। जंगलों और नालों को पार करता हुआ वो उसी तालाब के किनारे पहुंचा। उसने बेटी को तालाब के पास एक चट्टान पर बैठाया और प्यार से कहा, बेटी तू यहीं बैठना, मैं अभी आता हूं। और ये कहकर वो वहां से चला गया और फिर कभी लौट कर नहीं आया। उधर बूढ़े की बेटी तालाब किनारे बैठी थी कि उसकी नजर एक बेहद सुंदर कमल के फूल पर पड़ी। वो चकित रह गई। इतना मनमोहक कमल, और वो भी ठीक किनारे पर खिला हुआ। हैरानी इस बात की थी कि उस पर अभी तक किसी ने हाथ तक नहीं लगाया था। उसने मन ही मन सोचा, शायद किसी की नजर ही नहीं पड़ी होगी इस फूल पर। धीरे धीरे वो पानी में उतरी और फूल की ओर हाथ बढ़ाया, पर जैसे ही उसका हाथ फूल तक पहुंचा वो कमल कुछ आगे खिसक गया। डर के मारे वो अपने पिता को पुकारने लगी, घुटने तक पानी हुआ है बाबा, कमल खिसकता जाता है। कुछ पल ठिठक कर वो फिर आगे बढ़ी और कमल फिर दूर खिसक गया। अब पानी उसके सीने तक पहुंच चुका। वो घबरा गई और फिर चीखी, छाती तक पानी हुआ है बाबा, कमल खिसकता जाता है। काश उसका पिता वहीं होता तो उत्तर देता, उसे रोकता, मगर वहां कोई नहीं था। अब वो डर से कांपने लगी और सोचने लगी कि लौट जाए। तभी अचानक पानी की सतह पर एक विशाल मगरमच्छ उभरा। उसकी लाल लाल आंखें चमक रही थीं और जबड़ा पूरी तरह खुला हुआ था। बूढ़े की बेटी भय से चीख पड़ी, लेकिन उसकी चीख जंगल में गूंज कर रह गई। कोई उत्तर नहीं आया। उसका पिता उसे छोड़कर जा चुका था। मगरमच्छ ने उसे अपने विशाल पंजों में जकड़ लिया और घसीटते हुए तालाब के दूसरे ओर ले गया। वहां एक अंधेरी गुफा थी। मगरमच्छ ने उसे उस गुफा के भीतर बंद कर दिया और फिर पानी में लौट आया। उस मासूम लड़की की खूबसूरती और भोलापन देखकर मगरमच्छ का हृदय पल भर के लिए पिघल गया। उसे निगलने का विचार उसने उस क्षण टाल दिया। अब जो राहगीर तालाब में पानी पीने या नहाने के लिए आते, मगरमच्छ उन्हें अपना शिकार बनाता और उनके पास जो भी खाने पीने का सामान होता उसे उस लड़की के लिए गुफा में लाकर रख देता। लड़की भयभीत थी, किंतु मगरमच्छ के डर से कुछ कहने या करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। वो चुपचाप गुफा में पड़ी रहती। दिन यूं ही बीतते गए। अब पूरे क्षेत्र में उस तालाब के मगरमच्छ की ख्याति एक आदमखोर के रूप में फैल चुकी थी। डर के मारे कोई भी उस तालाब के आसपास फटकने की हिम्मत नहीं करता था। धीरे धीरे मगरमच्छ की भूख बेकाबू होने लगी। तालाब की सारी बड़ी मछलियां वो पहले ही निगल चुका था। फिर वो जंगल की गायें, बकरियां और भेड़ें भी खा गया। अब तो हाल ये था कि उसके भय से जानवर भी तालाब के पास नहीं आते थे। भूख से तड़पते हुए वो एक दिन उस गुफा में पहुंचा जहां वो लड़की बंद थी। उसकी लाल और ललचाई आंखों से उसने लड़की को घूरना शुरू किया। लड़की अब समझ गई कि अब उसकी बारी थी, लेकिन उस दिन मगरमच्छ ने कुछ भी नहीं कहा। वो चुपचाप वहां बैठा रहा, सोचने लगा कि अब मेरे दांत पहले जैसे तेज नहीं रहे। इन्हीं कुंद दांतों से मैं आज इस नाजुक लड़की को कैसे चबाऊं? पहले मुझे दांत तेज कराने होंगे।
ये सोचकर वो भारी शरीर को घसीटता हुआ एक लोहार के पास चल पड़ा। उधर गुफा में बंद बूढ़े की बेटी अब अपनी जान बचाने की कोई तरकीब सोचने लगी। वो समझ चुकी थी कि अब समय बहुत कम है। तभी उसकी नज़र गुफा के एक कोने में रखे सोने चांदी के गहनों पर पड़ी जो मगरमच्छ शिकारों से लाकर वहां जमा करता था। उसने सब आभूषणों को एक बड़ी टोकरी में इकट्ठा किया, फिर ऊपर से सूखे पत्ते और छोटी छोटी लकड़ियां रख दी ताकि कोई समझ ना सके कि भीतर क्या है। इसके बाद उसने अपने शरीर पर कीचड़ पोत लिया और अपनी सूरत एक अंधी झुर्रीदार बुढ़िया जैसी बना ली। टोकरी कमर पर लाद दी, एक लाठी हाथ में पकड़ी और थरथराते कदमों से गुफा से बाहर निकलने लगी। उसकी सांसें तेज थीं और दिल धड़क रहा था, पर उम्मीद भी थी। अभी वो गुफा के मुख से बाहर निकली ही थी कि सामने वही मगरमच्छ लौट आया। उसने डरावनी आवाज में दहाड़ते हुए पूछा, तू कौन है? लड़की डर के मारे कांपने लगी, लेकिन जल्दी ही खुद को संभालते हुए धीमे स्वर में बोली, मैं अंधी बूढ़ी हूँ, हड्डियों की लड़ी हूँ। मेरे बदन में क्या है जो तू खाएगा? तू अपनी गुफा को जा, वहां तेरे लिए एक तंदुरुस्त लड़की मौजूद है, उसकी हड्डियां चबाने में तुझे मजा आएगा। मगरमच्छ उसकी बातों में आ गया। उसके मुंह से इंसानी मांस के स्वाद की कल्पना से लार टपकने लगी। वो कुछ और पूछे बिना सीधा गुफा की ओर मुड़ गया। जैसे ही भीतर गया, लड़की तेजी से वहां से भाग निकली। वो कीचड़ से सनी, थकी हारी, लेकिन जिंदा थी। उसने दौड़ लगाई और घने जंगल की ओर चली गई, जहां उसकी पहचान न हो सके, जान बच सके। वो लड़की जिसे अपने ही माँ बाप ने धोखा देकर मगरमच्छ के हवाले कर दिया था, अब अकेली जंगल में भटक रही थी। उसके मन में क्रोध, पीड़ा और निराशा का तूफान उमड़ रहा था। उसने ठान लिया था कि वो अब कभी उन लोगों के पास वापस नहीं जाएगी। यही सोचते सोचते वो घने जंगल में आगे बढ़ती जा रही थी और तभी एक जोरदार शेर की दहाड़ उसके कानों में गूंज उठी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो भय से कांप उठी और चारों ओर छुपने की जगह खोजने लगी। इतने में ही एक विशालकाय शेर, जो आकार में एक हाथी के बराबर था, उसके सामने आ खड़ा हुआ। डर के मारे वो भागी नहीं, बस पास के एक प्राचीन बरगद के तने से लिपट गई और रोते हुए दरख्त से प्रार्थना करने लगी कि हे दरख्त, कृपा करके तू फट जा, मुझे अपने भीतर संभाले और फिर हमेशा के लिए बंद हो जा। लड़की की करुण पुकार सुनकर मानो प्रकृति भी पिघल गई। चमत्कार हुआ, वो बरगद सचमुच फट गया और लड़की उसके भीतर समा गई और फिर वो दरख्त अपने आप बंद हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कई दिनों बाद उसी जंगल में एक दिन एक राजकुमार शिकार के लिए आया। चलते चलते जब उसे दातून की आवश्यकता पड़ी तो उसने उसी बरगद की एक शाखा काटनी चाही। जैसे ही उसने डाली को छुआ, उसके कानों में एक मधुर स्त्री स्वर गूंजा, राजकुमार धीरे काट, कहीं मेरी आंख फूट न जाए, मेरी नाक न कट जाए, मेरा हाथ न टूट जाए। ये सुरीली और रहस्यमयी आवाज सुनकर राजकुमार एकदम स्तब्ध रह गया। उसका हाथ वही थम गया, सांसें धीमी पड़ गईं। वह बरगद की ओर टकटकी लगाए देखता रहा, जैसे वो पेड़ अब कोई साधारण वृक्ष न रह गया हो, बल्कि उसमें कोई गहरा रहस्य छिपा हो। उसने कई बार इधर उधर देखा, पर वहां कोई नजर नहीं आया। जंगल शांत था, पर उस आवाज की मिठास अब भी उसके दिल में गूंज रही थी। वो दातुन लिए बिना ही लौट आया, लेकिन उसका मन राजमहल में नहीं था। उस रात वो सो न सका। वो उसी आवाज को अपने भीतर दोहराता रहा, राजकुमार धीरे काट। उसे यकीन होने लगा था कि उस दरख्त में कोई आत्मा वास करती है, कोई देवी, कोई परी, या शायद कोई छुपी हुई पीड़ा। वो सोचता रहा, कौन हो सकती है जो एक दरख्त के भीतर बंद है? क्या वो किसी श्राप की शिकार है? क्या वो मेरी प्रतीक्षा कर रही है? राजकुमार बचपन से ही संवेदनशील और कल्पनाशील था। वो हर वस्तु में भावनाओं की छाया देखता था, लेकिन इस बार उसे केवल कल्पना नहीं, प्रेम का एहसास हुआ। वो दरख्त अब उसे एक जीवित प्राणी की तरह लगने लगा, किसी स्त्री की उपस्थिति से भरा हुआ, जिसे न देखा न जाना, फिर भी उसकी आत्मा को छू लिया। अगली सुबह जब राजमहल में उसकी शादी की तैयारियां तेज हो गई थीं, क्योंकि राजकुमार की शादी होने वाली थी, शहनाइयाँ बजने लगीं, श्रृंगार सजने लगा, तब वो अपने पिता के पास गया और बोला, मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा, मैं उस दरख्त से विवाह करूँगा, वो मेरी बधू है। उस आवाज़ में जो पीड़ा थी वो किसी अप्सरा की नहीं, किसी इंसान की थी। वो जीवित है पर कैद है। अगर मेरी आत्मा सच्ची है तो वो प्रकट होगी, और यदि नहीं तो मैं किसी से विवाह नहीं करूँगा, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। राजा और रानी स्तब्ध रह गए कि अचानक राजकुमार को हुआ क्या है। पुरोहितों ने समझाया, ज्योतिषियों ने डराया, पर राजकुमार अपनी बात पर अडिग रहा और रोज उस दरख्त के पास जाकर बैठता, उससे बातें करता,
फूल चढ़ाता और अंततः उसने उसी दरख्त से विवाह की इच्छा जाहिर की। राजा विवश होकर मान गए, क्योंकि उनके लिए बेटे का जीवन सबसे अधिक मूल्यवान था। विधि विधान के अनुसार दरख्त की पूजा हुई, हल्दी चंदन का लेप किया गया, 7 फेरे पूरे हुए और पूरे राज्य में एक अनोखी शादी की चर्चा फैल गई। राजकुमार अब उस दरख्त से बंध चुका था, भावनात्मक रूप से भी और आत्मिक रूप से भी। उसने उस रहस्यमयी दरख्त को उखड़वा कर अपने महल के निकट सुंदर बाग में लगवा दिया। वो दिन भर उस पेड़ को देखता रहता और रात में अक्सर उसकी आंखें उसी दिशा में ठहरी रहती। और उधर रात के अंधेरे में वो रहस्यमयी कन्या, बूढ़े की बेटी, दरख्त से बाहर निकलती और चुपचाप महल में जाकर हर काम बड़ी श्रद्धा और निष्ठा से पूरा करती। राजमहल के हर कोने में उसकी उपस्थिति की छाया थी, कभी फूलों की महक में, कभी दिए की लौ में और कभी चौक में सजी रंगोली में। राजकुमार ये सब महसूस करता रहा और फिर एक रात उसने छुपकर देख ही लिया कि वो वही लड़की थी जिसकी आवाज़ ने जंगल में उसका हृदय छुआ था। उसके हर कर्म में स्नेह था, समर्पण था। और अगली रात जब वो लड़की फिर दरख्त से बाहर निकलकर महल के भीतर गई, राजकुमार ने बिना देर किए उस दरख्त में आग लगवा दी। धुएं और लपटों के बीच वो दरख्त जलकर भस्म हो गया। लड़की दौड़ती हुई आई और चीत्कार कर उठी, हाय, आपने ये क्या किया? राजकुमार ने उसका हाथ थामते हुए प्रेम भरे स्वर में कहा, ये सब तुम्हारे लिए ही किया है। इतना बड़ा महल है, इसमें तुम खुलकर सांस ले सकती हो। इस बाग में तुम्हारे लिए हर फूल खिला है। उस अंधेरे ठंडे दरख्त के अंदर क्यों सड़ती रहती हो? और फिर मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम्हें अपना बना चुका हूँ, तुम मेरी रानी हो। तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। उसकी आंखों में सच्चाई थी, उसके शब्दों में आत्मा की पुकार थी। लड़की जो जीवन भर अस्वीकार, डर और पीड़ा की बंद गुफाओं में रही, आज पहली बार खुलकर रोई। लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे, वो तो केवल प्रेम की प्यासी थी। उसे लगा मानो आज समूचे संसार की सारी खुशियां उसे मिल गईं। उस दिन के बाद राजकुमार और वो कन्या साथ रहने लगे, प्रेम, विश्वास और सम्मान के साथ। राजमहल में खुशियां खिल उठीं। वो जो कभी मगरमच्छ की गुफा में बंद थी, अब एक रानी थी, पूरे राज्य की प्रिय और सम्मानित रानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, आप ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताना ना भूलें, ताकि हम वहाँ से जुड़ी लोक कथाएं और कहानियां आपके सामने ला सकें। धन्यवाद, नमस्कार।